तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों हम करने जा रहे हैं टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम को। और इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का एक पूरा सीरीज़, जिसमें आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 17/09/2024 एग्ज़ाम डेट की। और शिफ्ट रहने वाली है सेकेंड। सेट नंबर मेरा 17 रहने वाला है। मैं आपको याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 8 बजे तो हम आपके लिए लाते हैं स्टेनो का पेपर सेट, एसएससी स्टेनो का। और रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं सीजीएल का पेपर सेट। तो अभी 9 बजे हम आपके लिए इस पेपर सेट को डिलीवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन 1, टू ब्रिंग टू लाइट। एक मुहावरा पूछा गया है, ब्रिंग टू लाइट। इसका मतलब होता है प्रकाश में लाना, उजागर करना, प्रकाश में लाना। कोई किसी का राज था, भेद खोल देना, लोगों के सामने ले आना किसी बात को। डिसअरेंज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेपरेट कर देना, अलग कर देना, किसी चीज़ को सेपरेट। एंगेज इन कन्वर्सेशन मतलब किसी से बातचीत होते रहना, कंटिन्यू टॉक होते रहना। डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर कर देना, लोगों के सामने लेकर आना। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, खुलासा करना। और लाइटनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना, रोशनी करना। अब हमें क्या चाहिए, एंटोनिम बताना है अगले वर्ड का। वी शुड प्लान अवर एक्शन जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर। युद्ध में जाने से पहले हमें अपना जो प्लान है उसको समझदारी से, जुडिशियसली का मतलब क्या होता है, समझदारी से, वाइजली, जुडिशियसली समझदारी से समझना चाहिए। इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है, जो संबंधित ना हो। इररिवरेंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग हो, इंसल्टिंग। इरिटेटिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी चिड़चिड़ाहट महसूस होना, चिड़चिड़ाहट। और इरेशनल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मतलब इलॉजिकल हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल। तो देखिए लॉजिक का मतलब क्या होता है, चालाकी। और इलॉजिक का मतलब क्या होता है, जिसमें चालाकी ना हो। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 33 पर आ जाता हूँ। थर्ड क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइज टू द विनर ऑन द रिपब्लिक डे। देखिए भैया यहाँ पर आ गया है प्रपोजिशनल फ्रेज क्वेश्चन आ गया है आपके पास में, प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, लीव। तो उसने प्राइजों को त्याग दिया कि बच्चों को प्राइज दिया, उन्होंने प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। गेव अवे होना चाहिए, गिव अप नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, प्राइज को बच्चों के बीच में बांटा, बच्चों को दिया। तो गेव अवे होना चाहिए, गिव अप नहीं होना चाहिए। गिव अप का मतलब तो लीव होता है, छोड़ देना। गिव अवे का मतलब, गिव अवे का मतलब होता है देना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4 में आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है दिए गए शब्द का। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन द बोथ ऑफ टायर्स ऑन द रोड साइड। देखिए रोड के ऊपर कोई कार चल रही है और कार में अचानक से ब्रेक लगाया। क्या करा, अचानक से ब्रेक, तो कार के खिसकने की जो क्रीच की आवाज़ आई, जो कारों के खिसकने की जो आवाज़ आई, उसको क्या बोला गया। देखिए पहला वर्ड है हमारे पास है बिसीच। बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे। अच्छा, इसमें से एक वर्ड आया ब्लीच। ब्लीच का तो मालूम है आपको, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह किया जाता है। क्रीच, क्रीच का मतलब क्या होता है, शिशु गृह, जहाँ पे बच्चों को, बेबी हाउस कह सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, बेबी हाउस। और स्क्रीच का मतलब क्या होता है, टायरों की जो खिसकने की आवाज़ आती है, टायरों की जो फिसलने की आवाज़ आती है, उसको स्क्रीच बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में एंटोनिम आपको बताना है, वर्ड है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है जो अप्राकृतिक हो, जो नेचुरल ना हो, अननेचुरल। ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है। ठीक। और प्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रोसेस करके बनी हो। आर्टिफिशियल का मतलब भी क्या होता है, जो रियल ना हो, फॉल्स हो, झूठा हो। और इमिटेशन का मतलब होता है किसी की नकल करना, कॉपी करना। फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंथेटिक का जो ओरिजिनल हो जाएगा वो क्या जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है, आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे माई ड्रीम। मेरे सपनों के रास्ते में जो भी कोई चीज़ आती है मैं उसको त्याग देता हूँ। रिफ्यूज मतलब मना करना। ठीक है। अब वर्ड देखिए बाल्क। बाल्क का मतलब क्या होता है, जैसे दीवार की एक मेड़ बना देती है ना, मतलब एक छोटी सी बाउंड्री वॉल टाइप का बना देते हैं, बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल टाइप का बना देते हैं, तो वो बाल्क में आता है। ठीक है। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, किसी चीज़ को लेके एग्री होना। आज मेरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रही है।
रिप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अधिकार में लेना यानी पोजीशन में लेना, पोजीशन में लेना। परमिट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना। तो अभी हमको क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, परमिट का मतलब क्या होता है, किसी को आज्ञा दे देना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। 7 क्या बोल रहा है, 7 में आपको जंबल ऑर्डर अरेंज करना है। और जंबल ऑर्डर अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। देखिए ये तो है प्रोनाउन इट, तो इससे तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ए से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो। डी में भी इट आ रहा है, अगर डी से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। अब बी और सी में से कोई एक फैसला आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा वाला हमारा आंसर हो सकता है। अब पहले एक बार मैं जरा स्पीड में पढ़ लूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं बी होगा कि सी होगा। देखिए मेरे हिसाब से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए सी से होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने पाया कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का जो है पहले उसके बारे में डेफिनेशन आती है। देखिए एडवर्टाइजमेंट वाज इनिशियली मीन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि जो भी माल, जो भी सामान मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए लोगों को जागरूक करना, ये एडवर्टाइजमेंट का पहला मीनिंग होता है। तो सी आ गया पहले। अब आ गया ए। It was as simple as announcing what you have in store or the service you offer in the premises। देखिए इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अनाउंसमेंट करना कि जो चीज़ तुम्हारे पास में और जिसको तुम प्रोवाइड कर सकते हो उसकी आपको घोषणा करके बतानी होती है। तो सी के बाद ए। फिर आएगा बी। ओवर द ईयर, कई वर्षों से एडवर्टाइजमेंट हैज़ इन्वॉल्व द मेजर इंडस्ट्री एंड गोज बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन टू परसुएड और इन्फ्लुएंस। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट के जो पुराने जो मानक होते थे उस समय क्या होता था, लोगों को जानकारी देने के लिए एडवर्टाइजमेंट होता था। लेकिन अब आजकल एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया है लोगों को फुसलाना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये हो गया हमारे पास में बी। अब डी बचा हमारे पास में। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कस्टमर, ये कस्टमर को ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी नहीं बनेंगे। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, एंटोनिम आपको बताना है। अटैक का मतलब क्या होता है, किसी पे आक्रमण कर देना। ठीक है। डिफेंस का मतलब क्या होता है, किसी से बचाव करना, प्रोटेक्ट करना खुद को। और एम्बुश का मतलब क्या होता है, किसी पे घात लगा के बैठना, घात लगाना। एंगेजमेंट का मतलब सबको मालूम है, एंगेजमेंट मतलब सगाई होता है, सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। अभी क्या चाहिए, अटैक का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफेंस। देखिए इतना सिंपल सिंपल सा जब एसएससी सीजीएल पूछेगा तो बच्चों का नाम, बच्चों के लिस्ट क्यों नहीं बढ़ेगी भाई, नंबर तो ज़्यादा आएंगे ना बच्चों के। इतना सिंपल सा आप पूछ रहे हैं, आप इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हैं, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल में आप ऐसा पूछ रहे हैं अटैक का डिफेंस। तो आप क्या क्या साबित करना चाहते हैं, आप किस तरह का पेपर दे रहे हैं, आप बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप। मेरे हिसाब से ये इसके स्तर का तो क्वेश्चन है ही नहीं है। ये एमटीएस में सही लगते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं तब अच्छे लगते हैं। सीजीएल में अगर ऐसे क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो इसका मतलब तो कुछ और ही प्लान चल रहा है फिर तो। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सेंटेंस में आपको ये भी अरेंज करना है दोबारा से, पी क्यू आर एस। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। विलिंग एक वर्ब है, पी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। इज एक वर्ब है, क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। माई सन, देखिए माई सन हो गया मेरे पास में सब्जेक्ट, तो आर से सेंटेंस शुरू होगा। किससे शुरू होगा, आर से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। माई सन और उसके बाद में चाहिए वर्ब। इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग, मेरा जो बच्चा है वो कैंपिंग पे जाने के लिए इच्छुक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए 10 पर आते हैं। 10 क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज जंबल्ड ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा आपको दिए गए सेंटेंस को। और वो कैसे अरेंज करेंगे देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस की शुरुआत हमारे पास में 10th क्वेश्चन है, 10th वाले में सेंटेंस की शुरुआत में सभी जगह पे ए आ रहा है, तो मैं ए को सेंटेंस की शुरुआत मान लेता हूँ। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट क्या करती हैं, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ये दोनों तो एक ही जैसे ग्रुप मिल रहे हैं ना, ये
और ये एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, तो ए के बाद में होना चाहिए डी। चलो इन दोनों का ग्रुप बन रहा है नेटवर्किंग साइट्स। अब ये नेटवर्किंग साइट्स करते क्या हैं? देखिए ये दोनों प्लूरल हो गए, ये सब्जेक्ट वन हो गया एंड सब्जेक्ट टू हो गया, तो इसके बाद में चाहिए मेरे को ऐसी वर्ब जो प्लूरल हो। थ्राइव क्या एक प्लूरल वर्ब है, तो पहले आना चाहिए ए, फिर आना चाहिए डी, फिर आना चाहिए सी। ए डी सी का ग्रुप होना चाहिए। किस में आ रहा है ए डी सी का ग्रुप? तीसरे वाले में आ रहा है। अब देखेंगे उसके बाद में बी, स्प्रेडिंग प्रोपागेंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। देखिए क्या करते हैं, जितनी भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट साइट हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, एक प्रोपागेंडा बनाती हैं और इसमें पॉलिटिकल जो उनका मेक अ लॉट ऑफ मनी, पॉलिटिक्स को जोड़कर वो कई सारा पैसा कमा देती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल सही होगा, सारी चीज़ों को जोड़ के देखा जाए तो। 11 पर आइए। 11 में आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। मैं एक बार फिर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एक्टिव वॉइस में आएगा हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आएगा आपके पास में हैज़ या हैव के साथ में बीन, तो बीन के साथ में क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। तो बस अब सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट, हैव बिल्ट हो गई थर्ड फॉर्म, और न्यू ब्रिज, जो न्यू ब्रिज है वो हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अक्रॉस द रिवर ये हमारे पास में हो गया अदर वर्ड के रूप में आ गया हमारे पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अ न्यू ब्रिज होना चाहिए, अ न्यू ब्रिज, ये तो सेकेंड ये, अ न्यू, यहाँ रिवर आ रहा है इसको कैंसिल करिए, अ न्यू ब्रिज, ठीक है। उसके बाद में हैज़ आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे बाय देम आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ हैज़ आ रहा है लेकिन हैज़ के साथ में बीन नहीं आ रहा है, इसको भी कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही है जो सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा है, अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम, यही फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे पास में, थोड़ा सा आज मैं कुछ डिफरेंट कलर लेने की कोशिश करता हूँ। अरे आ जाओ यार, जब ज़रूरत होगी तब नहीं आओगे, वैसे कूद कूद बैठे होगे। ठीक है, नहीं हो रहा तो मत आने दो, मत आओ, तुम आ भी नहीं पाओगे, रहने दो। एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज दैट द सम काउंटर फीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, काउंटर फीटिंग का मतलब होता है जाली, यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ फर्जी हस्तक्षेप कर देना, कुछ जाली हस्तक्षेप कर देना। टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट, उनको आंखों से देखने पर पता नहीं चलेगा, जैसे किसी ने किसी के जाली सिग्नेचर कर दी, एकदम से देखकर आप नहीं पता कर सकते आंखों से, लेकिन हाँ हो सकता है उसके बाद में फिर आप माइक्रोस्कोप वगैरह या किसी चीज़ से आप उसको देखते हैं तो क्लियरेंस आ जाए। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन टाइप का, मैनियक। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, यही इसका आंसर है, जालसाजी। कागजों में क्या करते हैं, जालसाजी करते हैं, तो फॉर्जरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, अचानक से हो जाए, अचानक। और फियास्को का मतलब क्या होता है, उपद्रव, क्या करना, उपद्रव मचाना। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर द कंपल्शन फिल्स मी विद डैश, भैया स्पेलिंग बतानी है और आंसर हो जाएगा रिपंजेंस की, यही स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बाकी जो सारी की सारी स्पेलिंग हैं वो इसमें गलत साबित होती हैं। अरे यार ये तो चारों की चारों स्पेलिंग एक जैसे ही हैं। हाँ क्यों भैया, चारों स्पेलिंग एक जैसी हो गई तो पहले ही क्यों रखा है? अरे भैया हो सकता है कि ये सब कैपिटल लेटर हैं, सब कैपिटल लेटर हैं, ये स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू होता है, स्मॉल लेटर से सेंटेंस शुरू नहीं होता, तो ये हो जाएगा। ठीक है, घृणा इसका फाइनल आंसर होता है, हेट, लॉयथ, लॉयथ, डिसलाइक, डिसडेन, बहुत सारे हैं, मैं बनाना शुरू कर दूंगा तो काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा, इसके ऊपर आराम से मैं 10-15 बना सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। अच्छा मैं आपको बता दूं, शायद हो सकता है ये मेरे से टाइपिंग एरर रही हो, ऐसा तो नहीं आया होगा एग्जाम के अंदर कि चारों स्पेलिंग एक जैसी दे दी हो, थोड़ा सा करेक्शन रहा होगा। आप फिलहाल आंसर फर्स्ट वाला टिक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है वर्ड का। द शेफ रिक्वायर्ड डैश वेजिटेबल फॉर द सैलेड, स्टेल, स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी भोजन, खराब पुराना हो जाए जो भोजन।
ग्रीन का मतलब हरा, कट का मतलब कटा हुआ, लीफी मतलब लीफ जिसमें बहुत सारी हो पत्तेदार, और फ्रेश का मतलब ताज़ा। तो आंसर नंबर 4 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आपके पास में आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है 15 पे। ये रहा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अ न्यू हॉस्पिटल, ऑब्जेक्ट हो गया, इन द सिटी, हमारे पास में अदर वर्ड हो गया। ठीक है। कैसे करेंगे बस आपको ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में आपके पास में इज, एम, आर फोर्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया। ठीक है। तो इज एम आर के साथ में क्या आएगा, इज एम आर ही आएगा। यहाँ विल भी आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ वाज आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ इज आ रहा है, राइट करिएगा। यहाँ पे हैज़ बीन आ रहा है, कैंसिल करिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 क्या बोल रहा है, एज अ रूलर ऑफ द प्लानट ह्यूमन लाइक टू थिंक दैट इट इज द लार्जेस्ट creatures that will emerge victorious from the struggle for the survival। देखिए, प्लैनेट्स पे जितने भी रूलर रहे हैं उनमें मानव को सबसे खतरनाक माना गया है, और मानव को सबसे बड़ा क्रिएचर माना जाता है जो दूसरों के ऊपर भी रूल करता है। तो देखिए, मानव जो है, ह्यूमंस, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है बताइए। ये प्लूरल काउंटेबल नंबर है। तब ये प्लूरल काउंटेबल नंबर है तो यहाँ पर 8 क्यों आएगा, यहाँ पर प्लूरल वैल्यू आनी चाहिए। कैंसिल करिए, ये वाला भी कैंसिल करिए। दे आर ए लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में ए आता है क्या, नहीं आता। दे आर द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ। 17 क्या बोल रहा है, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस फॉर देयर एनिवर्सरी। रीना ने क्या कर लिया, एक लंबा सा चेहरा खींचना। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी महसूस करना, उदास हो जाना, ग्लूमी। ठीक है। जब उसको पता चला, रीना का मुंह उतर गया जब उसको पता चला कि उसके हस्बैंड उसके लिए डायमंड नेकलेस उसकी एनिवर्सरी पे नहीं लाए हैं। एक्सटेसिक का मतलब होता है हैप्पी हो जाना, काफ़ी जाना। अच्छा, यूफोरिया का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाना। इलेक्ट्रीफाई का मतलब क्या होता है, बिजली जैसा खुश हो जाना। सैडन का मतलब होता है निराश हो जाना। तो क्या हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया है। ऑप्शन नंबर 4। 18 पर आ जाते हैं। 18 पे क्या दिया हुआ है, ग्रामेटिकली एरर आपको बतानी है इसके अंदर। यार ये वाला ये पार्ट आए ना, देखो कभी भी इस तरीके का पार्ट आए ना, ग्रामेटिकल एरर एरर वाला पार्ट आए, तो इसमें ना कभी भी बहुत बड़ी एरर नहीं निकलती है, ये ध्यान रखना। इसमें या तो आर्टिकल बेस्ड एरर दिखेगी आपको, या फिर वर्ब बेस्ड एरर दिखेगी। दो ही तरह की एरर ज़्यादा देखने को मिली है अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसके मामले में। ठीक है। बाकी आप लोगों के अपने अपने मत और अपने अपने विचार हो सकते हैं। कार्ल मार्क्स एक सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में वह सिंगुलर वर्ब आ रही है, एक आर्टिकल आ रहा है, अ रिनोन सोशल साइंटिस्ट। ये दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही है। इट के साथ में इज आ रहा है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी अप, इन द मॉर्निंग, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है भैया। हमको ये देखना जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। इट इज़ सैड, यहाँ तक ठीक है। दैट जोसफ, जोसफ सिंगुलर है। वाज नॉट रेडी टू, टू के साथ में वो के साथ में टू वार, ये सही है। अच्छा, फर्स्ट वाले में एरर है, देखो इंडियन फोर्स लिख रहा है और यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और आगे क्या आ रहा है, देयर आ रहा है। जब आगे देयर आ रहा है तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि जो इंडियन फोर्सेस है वो प्लूरल ही होना चाहिए, तभी देयर का यूज़ हुआ है। तो आपको कहना चाहिए द इंडियन फोर्सेस आर। ठीक है। इंडियन फोर्सेस आर, ये आपको कहना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। इंडियन फोर्स को आपको इंडियन फोर्सेस करना पड़ेगा, तब मेरा सही आंसर होगा। सर मैं इज क्यों नहीं लगा सकता, इज नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि आगे देयर दिया हुआ है। देयर से हमको एक चीज़ पता चल रही है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तभी तो देयर आया है वहाँ पे। और अगर आप सोचो कि सर मैं यहाँ पर इज लगा दूँ और यहाँ पर इट्स कर दूँ मैं, या सिंगुलर कर दूँ, तो एक सेंटेंस में एक ही एरर होती है, 10 एरर थोड़ी ना बनाओगे आप। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। 19 क्या बोल रहा है, द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू डैश द वाउंड।
ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम, मलहम मदद करेगा घावों को भरने में। तो यहाँ पे दिया हुआ है नील, नील का मतलब होता है घुटने टेकना, नील डाउन हो जाना, घुटने टेकना। ही विल, ही विल नहीं होगा। हील, हील का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज करना, क्योर करना। और ये वाला जो हील होता है ये एड़ी वाला हील होता है ना, जो हमारे पैर का जो बॉडी पार्ट है एड़ी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में, हील हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। होमोफोन्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, बच्चों को मैंने होमोफोन्स की फाइल दी, बच्चे बोल रहे सर ये तो आता ही नहीं है पेपर में। सर मैं तो इतने समय से देख रहा हूँ सर, मेरे को तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा सर। सर वो उस वेबसाइट पे देखा था सर मैंने, वहां पे तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो भैया ये क्या मैं आ गया क्या? और कैसे विश्वास दिलाएं यार, विश्वास नहीं करते हैं बच्चे। बस फर्क यही है ना कि मेरे मिलियंस में लाइक नहीं है। अभी मेरे मिलियंस में लाइक आ जाए, मैं कचड़ा भी दूंगा ना तो लोग आप जो है उसको एक्सेप्ट कर लोगे उस कचड़े को भी। आप कहोगे अरे सर क्या कचड़ा है सर, क्या कचड़ा दिया है सर आपने, सर आप तो महान है सर, आप ऐसे ही कचड़ा दिया करें, तब आप खुश रहेंगे। लेकिन अभी चूंकि मेरा चैनल छोटा है तो आप लोगों को बिलीव नहीं होता है। बेटा बिलीव करोगे, आएगा समय। मैं एसएससी से मेरे को बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं और मैंने क्वालिफाई भी किए हैं एग्ज़ाम, बस मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिस दिन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, यहाँ लिख दूंगा इसके ऊपर फाइनली सिलेक्टेड, तब ऑटोमेटिकली लोग करेंगे, अभी नहीं करेंगे विश्वास, क्योंकि अभी हम सफ़र में हैं। जिस दिन हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे ना, तब लोगों को विश्वास होगा। ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपको सब यही कहेंगे तो अभी पढ़ ही रहे हो, नौकरी नहीं लगी, उसके लड़के की तो लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी, है ना, इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। पहला वर्ड देखिए, द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ डिशेस, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो मैं देखूँ डिशेस, डिशेस की स्पेलिंग यहाँ पे सही है और यहाँ पर भी डिशेस की स्पेलिंग सही है, ठीक है। वैरायटी, वैरायटी की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, तो दैट इज ओके, ठीक है। ऑफर्स, ऑफर्स की स्पेलिंग यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, ओके। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग यहाँ पर सही दी गई है, यहाँ पर गलत है। तो बस करना क्या है, जो इनकरेक्ट स्पेल्ट दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर वो आपको सेलेक्ट करना था। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो ऑप्शन में बिल्कुल सही बना दी है, लेकिन क्वेश्चन में गलत बना दी है स्पेलिंग। तो ये भी इनकरेक्ट स्पेलिंग का एक पैटर्न है, इसको तैयार करिएगा। अब आ जाइए, हमारे लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं हम, और अब हम देखने वाले हैं 21 से 25 तक जो क्वेश्चन है वो क्लोज पैसेज के हैं। द एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड environmental degradation are increasing, driving human mobility the world over, particularly in the countries of the high exposure and low capacity। देखिए आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर एक परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या परिणाम देखने को मिल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आवागमन कर रहे हैं और हाई एक्सपोजर से लो कैपेसिटी वाले एरिया में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, रेनाउंस नहीं होना चाहिए, यहाँ इफेक्ट होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर गर्मी पड़ रही है किसी जगह पर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस जगह पे लोग रहना पसंद करेंगे कि जाना पसंद करेंगे, आप बताइए। आप अगर मान लीजिए कहीं पर लाइन में खड़े हुए हैं या कहीं पर ही खड़े सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, तो आप पेड़ के नीचे खड़ा होना पसंद करेंगे कि खुली धूप में खड़ा होना पसंद करेंगे? पेड़ के नीचे ना। तो सेम सिचुएशन इसमें आ रही है। इसमें भी क्या कर रहा है, बंदा ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पे उसको सुरक्षा मिल जाए, पर्टिकुलरली इन कंट्री विद हाई एक्सपोजर एंड लो कैपेसिटी। लो कैपेसिटी में इसमें क्या वर्ड आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एडेप्टिव का मतलब होता है अनुकूल होना, मौसम के हिसाब से ढल जाना। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है, भावनात्मक होता है कोई चीज़, ठीक है। और एडॉप्टिव का मतलब होता है किसी को गोद लेना, मिनिमम का मतलब होता है कम। तो किसी के अनुकूल हो जाना, परिस्थिति के अनुकूल लोग ढलने लगते हैं, अपने घर मकानों को बनाने लगते हैं उसी हिसाब से। देखिए, वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी करेंटली occurs within the country, desperation and deteriorating environmental can also compel the people to seek livelihood elsewhere through dash migration।
देखिए, जब क्लाइमेट का बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है तो ऐसे में क्या होता है, कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोई डेस्परेशन, डेटोरेटिंग एनवायरनमेंट, बद से बदतर हालात होते जाते हैं और लोगों को मजबूर होना पड़ता है अपने जीवन जीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो फास्ट माइग्रेशन तो होता नहीं है, धीरे धीरे करके लोग जाते हैं। रिगार्ड सम्मान तो होता नहीं है, फिक्सेट एक जगह पे नहीं रहते, इर्रेगुलर समय समय के हिसाब से, समय आवश्यकता के अनुसार वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं। ठीक है, इरेगुलरिटी से। वाइल क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इम्पैक्ट, क्लाइमेट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सबके ऊपर। एवरी वन एवरीवेयर दोज ऑलरेडी इन वल्नरेबल सिचुएशन ड्यू टू द जियोग्राफिक पॉवर्टी, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, ऑरिज एंड अदर स्टेटस इंक्लूडिंग द माइग्रेट वुमेन हु डैश क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड एंड चिल्ड्रन। देखिए, क्लाइमेट चेंज होने के कई सारे नेगेटिव प्रभाव भी है जो हर व्यक्ति पर, हर जगह पर और कई सारी सिचुएशंस पे भी पड़ते हैं। जैसे ज्योग्राफिक सिचुएशन, कहाँ पे रहते हो, गरीबी के अनुसार भी लोग पलायन करते हैं, जेंडर के अनुसार भी लोग पलायन करते हैं, एज के अनुसार भी करते हैं, डिसेबिलिटी अयोग्यता के कारण भी, ओरिजिन जन्म के कारण भी, और इसमें स्टेटस के कारण भी पलायन होते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन हु डैश। देखिए, महिलाओं भी इसमें शामिल हैं जो डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होती हैं, आश्रित होती हैं। किस चीज़ पर आश्रित होती हैं, क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड। वो डिपेंड करती हैं कि उनको ऐसे क्लाइमेट में जाना पड़ता है जहाँ पर वो सुरक्षित रहें, उनके बच्चे सुरक्षित रहें। एंड चिल्ड्रन हु आर लेस एबल टू सर्वाइव एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड आर ग्रेटर रिस्क ऑफ द सफरिंग हार्म। देखिए, माता और बच्चे, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं, तो क्या एक माता बच्चों को संभाल पाएगी वहाँ पर? अगर बच्चा कोई गोदी में है, मान लीजिए किसी लेडी की अभी बच्चे ने जन्म लिया है, कुछ 10-15 दिन हुए हैं उसको, तो ऐसे में माता भी कमज़ोर है, बच्चा भी कमज़ोर है। तो ये क्या है, प्रकृति के कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, सेफ जगह पे जाना ही पड़ेगा। तो डिपेंड ऑन हो जाते हैं, ये ऑप्शन नंबर था। ठीक है, डिपेंड के साथ में दो ही प्रपोजिशन आते हैं, या तो ऑन आता है या अपॉन आता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का। ठीक, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट, इट इज डैश टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट ऑफ दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग माइग्रेट। क्या बोला गया है कि ये क्या है हमारे लिए, कि ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑप्शनल है। ऑप्शनल तो नहीं है भैया, हमको मौसम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। रेजिस्टेंट, ये कोई रोक लगा रखी है? नहीं। सेकेंडरी नहीं है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, किसी काम को ज़रूरी है, अनिवार्य है कि आपको मौसम के हिसाब से ढलना पड़ेगा और ह्यूमन राइट्स को बचाना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइएगा। बच्चे लोग, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत ध्यान से पढ़ें, अपने माता पिता के लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने सम्मान के लिए पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। चल भैया सोनू, लग जा अगले काम पर।